तो आज हम जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट चैप्टर जो है, खैर सबसे ज़्यादा फेवरेट जो जेनेटिक्स आती है, लेकिन उसके बाद जो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चैप्टर है, यानी कि इंतहाई ज़्यादा कंसेप्चुअल है। आपको रियल लाइफ मैकेनिज्म जो है इसके अंदर देने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्पोर्ट एंड मूवमेंट शुरू करते हैं आज। सबसे पहले है जी ह्यूमन स्केलेटन। आप अपने स्केलेटन को स्टडी करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप अपने स्केलेटन को क्यों देख रहे हैं, इंसानों के स्केलेटन को क्यों देख रहे हैं, जबकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सारे सारे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं। तो यानी कि जितनी भी लाइफ है उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ह्यूमन स्टडी को शुरू से ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर एडवांस लेवल की बात की जाए तो ह्यूमन ने सबसे ज़्यादा जो है एवोल्यूशन की है हर लिहाज से, सिवाय अपने जिस्मानी माहौल के अडेप्टेशन से। यानी कि जैसा देखें, जिस तरह की अडेप्टेशन एक काकरोच ने की है जिस्मानी लिहाज से, उस तरह की अडेप्टेशन जो है एक इंसान ने नहीं की, लेकिन इंसान ने सर्वाइवल सबसे ज़्यादा बेस्ट किया। तो इसलिए हम जो है, एक वजह तो ये है कि ह्यूमन, अगर आप एक एवोल्यूशनरी ट्री बनाएं डार्विन के हिसाब से, और जो आपको ब्रांचेस दिखेंगी, ठीक है, तो उनमें से एक ब्रांच जो हायर ऑर्गेनिज्म में होगी वो आपको दिखेगी इंसानों की। ठीक है, एक हम इसलिए पढ़ रहे हैं, यानी कि लगभग सारे के सारे करेक्टर जो हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, तो उसके करेक्टर आपको इंसानों के अंदर मिलेंगे, या कुछ कुछ ना कुछ करेक्टर जो है वो मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि हम इंसान हैं, इसलिए हम इंसान, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना जो सेकेंड ईयर पढ़ के और आगे जाके डॉक्टर बन जाते हैं। तो डॉक्टर अमूमन जो जितनी भी स्टडी करते हैं वो सारी सारी ह्यूमन स्टडी करते हैं, यानी कि उनको बाकी ऑर्गेनिज्म से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसी एक वजह ये भी है। लेकिन जो दूसरी वजह है वो ये है कि आपका एडवांस अडेप्टेशन है इन एवोल्यूशन। ठीक है, तो इसलिए हम ह्यूमन स्केलेटन को पढ़ेंगे। तो ह्यूमन स्केलेटन जो है वो तकरीबन दो चीज़ों से बना होता है। मोस्टली जो है स्केलेटन की बात करते हैं, एक कार्टिलेज है, ठीक है, एक कार्टिलेज है और दूसरा है बोन। ठीक है, एक कार्टिलेज है और दूसरा है बोन। आप ये समझ लें कि अगर आप एवोल्यूशन का फेज देखें छोटे से हायर एनिमल की तरफ, ठीक है, छोटे से हायर एनिमल की तरफ, तो यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ लाइटर इन वेट होगी, लाइटर इन साइज होगी, वो चीज़ टाइम में सबसे पहले बनी होगी। ठीक है, टाइम के लिहाज से वो चीज़ सबसे पहले बनी होगी। तो कार्टिलेज जो है वो बोन से पहले की स्टेज है। कार्टिलेज जो है वो बोन से पहले की स्टेज है, यानी कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक हैं वो बोन वाली हैं, लेकिन बोन के अंदर भी वही तकरीबन करेक्टरिस्टिक होंगे, लेकिन बोन थोड़ा और एडवांस लेवल है। ठीक है, यानी कि बोन का इनिशियल स्टेज कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज और बोन्स जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर एज ए स्केलेटन मौजूद होती हैं, एंडोस्केलेटन, जो आपकी बॉडी के इनसाइड होता है। और यहाँ पे आपको आपकी बॉडी को सख्ती चाहिए थी, प्रोटेक्शन चाहिए थी, वहाँ पे बोन की फॉर्मेशन हो गई। और जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी वहाँ पे कार्टिलेज कार्टिलेज ही रहा, बोन नहीं बना। ठीक है, और कार्टिलेज और बोन में जो सबसे ज़्यादा मेन डिफरेंस होता है वो होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स और ब्लड वेसल्स, ये इसका सबसे ज़्यादा मेन डिफरेंस है कि कार्टिलेज के अंदर मिनरल्स नहीं होते, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, जबकि बोन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है मिनरल्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये हार्ड होती है। तो मेन डिफरेंस इसमें ये है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कार्टिलेज जो है वो किन किन चीज़ों का बना होता है। ठीक है, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज जो है आपकी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 7 हैं, तो उनमें से एक जो है वो कार्टिलेज है। और कार्टिलेज किस चीज़ का बना होता है? कॉन्ड्रोसाइट एक सेल होते हैं इसके, और जो कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं उनको क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। और एक मैट्रिक्स जेली लाइक फ्लूइड होता है, और तो वो फ्लूइड किस चीज़ का बना होता है? टाइप 2 कोलेजन। टाइप 2 कोलेजन, इसका अभी तक इतना ज़्यादा साइंटिफिक रीज़न नहीं पता कि टाइप 2 कोलेजन जो है उसकी वजह क्या होती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोटेक्शन वगैरह हम कह सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर, यानी कार्टिलेजियस मैट्रिक्स के अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल जो है वो एम्बेडेड होंगे, जिस तरह एक जेली के, एक कस्टर्ड के अंदर जेलीज पड़ी होती है, तो इस तरह ये कॉन्ड्रोसाइट सेल भी इसके अंदर मौजूद होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि इनके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होगी। ठीक है, इनके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होगी,
और जो खुराक है इनको, ठीक है, जो ऑक्सीजन वगैरह है वो सारी सारी इनको कहाँ से मिलेगी, सप्लाइड बाय डिफ्यूजन, के डिफ्यूज होके इनको खुराक मिलेगी, ठीक है। अब क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है और खुराक जो है वो काफ़ी स्लो मिल रही है, जो उनकी ज़रूरियात हैं वो काफ़ी स्लो मिल रही हैं, तो इनकी हीलिंग प्रोसेस जो है वो भी स्लो होगा, ठीक है। इनका हीलिंग प्रोसेस जो है वो भी स्लो होगा, क्योंकि इनको बेसिक मैकेनिज्म के लिए जो चीज़ नेसेसरी है, जो चाहिए, वो लेकिन ब्लड सप्लाई होती तो आप देखें ऑक्सीजन जल्दी से पहुंच जाती, लेकिन यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है, ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होकर सेल के थ्रू सेल बाई सेल जा रही है, तो हीलिंग प्रोसेस डेफिनेटली जो है वो स्लो होगा। अब अगर इंसानों की बात करें, ठीक है, तो अर्ली स्टेजेस में क्या होता है कि आपकी आपकी जो बॉडी है वो कार्टिलेजनस स्केलेटन की बनी होती है, ठीक है, कार्टिलेजनस स्केलेटन की बनी होती है। फिर कहते कहते बोन के अंदर जब आपकी आपकी बर्थ हो जाती है, तो आपकी जो कार्टिलेजनस बोन है, कार्टिलेजनस स्केलेटन था, वो अब बोनी स्केलेटन में कन्वर्ट हो जाता है जब आपकी बर्थ हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारी हड्डियाँ जो हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है, यानी कि बर्थ के बाद भी आप काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबल होते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब और ज़्यादा मिनरल ऐड होती जाएंगी और आपके ऊपर स्ट्रेस और प्रेशर वगैरह आपकी बोन के ऊपर आना शुरू कर देता है, तो वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और आप देखते भी होंगे कि मिल्क की सबसे पहले जो है वो बच्चे को दूध दिया जाता है 2-1 साल तक, तो उसकी वजह यही है कि उसकी हड्डियाँ जो है वो मजबूत हो जाए, जाके वो अपने आप को सहारा दे सके। कार्टिलेज की बात करते हैं तो इसकी 3 टाइप्स हैं, एक हेलन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। ये इसकी 3 किस्म की टाइप्स हैं कार्टिलेज की, ठीक है। तो ये आपके पास कार्टिलेज के अंदर क्या होता है, ये मैंने आपको जो है वो तकरीबन तकरीबन जो है सब कुछ बता दिया। आगे बढ़ते हैं बोन, जो हड्डी है, यानी कि इस चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक आपकी स्केलेटन सिस्टम है और उसमें मेन रोल कौन अदा कर रही है, बोन कर रही है, और एक आपका मूवमेंट सिस्टम है, मूवमेंट में मसल्स हैं, ठीक है। तो आप बोन्स पढ़ेंगे और मसल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं बात करता था बोन की, तो बोन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो मैंने आपको पहले कहा था कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको मिलेंगे जी मिनरल्स मिलेंगे और दूसरा ब्लड सप्लाई जो है वो मिलेगी, ठीक है। मिनरल्स मिलेंगे और ब्लड सप्लाई जो है वो मिलेगी। तो रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये जो है कनेक्टिव टिश्यू की एक दूसरी टाइप है बोन, और ये आपके पास क्या बनाती है, एंडोस्केलेटन बनाती है। वो स्केलेटन जो बॉडी के अनसाइड मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं, एंडोस्केलेटन कहते हैं। और ये हार्ड ग्राउंड सब्सटेंस का बना होता है, ठीक है। अब ये बोन है वो हार्ड ग्राउंड सब्सटेंस की बनी होती है, लेकिन मैट्रिक्स जो है इसका हार्ड होता है, और उसके अंदर जो है वो सेल्स मौजूद होते हैं। मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको 65% जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा, अगर एडल्ट की बात करें तो, ठीक है। जो मैट्रिक्स है, एक तो 2 हिस्से में डिवाइड होगी आपकी बोन, एक मैट्रिक्स आ गया और दूसरा सेल्स है। सेल्स को हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। मैट्रिक्स को देखते हैं जिसके अंदर सेल एम्बेडेड है, अगर ये हम एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं हड्डी का, ठीक है, तो इसके अंदर सेल इस तरह से पड़े होंगे, और जो बाकी मटेरियल है ये हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स के अंदर आपको 65% इनऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा और 35% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलेंगे, यानी कि प्रोटीन वगैरह, सेल्स वगैरह जो भी आते हैं इसके अंदर आते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या आएगा आपके पास, साल्ट वगैरह, मिनरल वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें, सेल्स आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, जो सेल्स हैं वो मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड हैं, और ये जो सेल्स हैं इनका काम क्या है कि कंप्रेशन करें, ठीक है। जो सेल्स ऑफ बोन है उनका काम क्या है कि जो आपके ऊपर दबाव पड़ता है, जो प्रेशर पड़ता है, उसको बर्दाश्त करना, ठीक है, ताकि आप जो है अपने माहौल से आने वाली जो तकलीफ हैं, जो प्रेशर वगैरह है, आप उसको रेजिस्ट कर सकें, ठीक है। तो टाइप ऑफ बोन सेल्स हैं, आपने जस्ट थोड़ी देर के जहन के अंदर याद रखना है, हम इसका डिटेल प्रोसेस आके देखते हैं कि ये सेल आते कहाँ से, बनते कहाँ से। तो बोन्स ऑफ सेल बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओस्टियोब्लास्ट और एक होते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ये 2 बेसिक टाइप हैं इसकी बोन्स की, ठीक है, बोन सेल की बेसिक टाइप है। अब कभी कभी ओस्टियोब्लास्ट सेल जो है ना वो ये इमेच्योर होते हैं, तो मेच्योर होकर ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स के अंदर, जिनको बोन सेल कहते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, बोन सेल्स कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो आपके पास ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं,
ये बन कैसे रहे हैं, यानी कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वहां से कैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास ब्लास्टोसिस्ट है। जब आप जाइगोट की कंडीशन को क्रॉस करके आगे जाते हैं, जब आपकी बॉडी की फॉर्मेशन हो रही होती है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, जब आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो यहाँ पे देखें। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था एम्ब्रियोनिक स्टेज की। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज से जो है जितनी भी आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, तो हम बात कर रहे थे ब्लास्टोसिस्ट की। और ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ योर एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो आपकी जो सेल्स हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड सेल वो होते हैं जिनको नहीं पता होता कि वो फ्यूचर में कौन से सेल बनेंगे। ठीक है, यानी कि वो सेल कुछ भी बन सकते हैं, यानी कि टोटी पोटेड होते हैं, या आप कह सकते हैं कि फ्लोरी पोटेड होते हैं, टेंडेंसी टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ सेल्स। तो यहाँ से फिर 3 किस्म के सेल्स बनते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक्टोडर्म बनते हैं, एंडोडर्म बनते हैं और मेसोडर्म बनते हैं। ठीक है, 3 किस्म के सेल्स बनते हैं। फिर इसके बाद जो एक्टोडर्म है वो तो आपका नर्वस सिस्टम बना देती है, ये भी आपने पढ़ा होगा, और ये सेकेंड ईयर के अंदर ही है। ठीक है, तो एक्टोडर्म जो है वो आपका नर्वस सिस्टम बना देती है। अब मेसोडर्म जो है जो आपके बॉडी के अंदरूनी सेल्स बनाती है, अब वो क्या करेगी, एक तो मीजनकाइमल सेल बनाएगी और दूसरी जो है हेमेटोपोएटिक सेल बनाएगी। मेरा मकसद इन दोनों को बताना था। ठीक है, ये जो आपके पास 2 किस्म के सेल्स बन गए, एक मीजनकाइमल सेल और दूसरा हेमेटोपोएटिक सेल जो है, ये आपके पास 2 बन गए। तो हम बेसिकली इन दोनों को देखेंगे क्योंकि ये हमारे काम के। तो ये कहाँ से बन रहे हैं, इनका ओरिजिनेशन जो है वो मेसोडर्म से हो रहा है, और मेसोडर्म आगे जाके क्या बना रही है, मीजनकाइमल स्टेम सेल बना रही है, और साथ में हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो है बना रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो है वो और मीजनकाइमल स्टेम सेल जो है वो आगे जाके क्या करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखें, जो हेमेटोपोएटिक सेल थे वो कन्वर्ट होते हैं प्री ऑस्टियोक्लास्ट सेल के अंदर। ठीक है, प्री मीन पहले। ठीक है, प्री ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑस्टियोक्लास्ट के अंदर, जो बोन के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ऑस्टियोक्लास्ट की सेल की फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद जो मीजनकाइमल स्टेम सेल जो थे वो प्री ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर, और वो भी बोन की साइडों के ऊपर मौजूद होते हैं, यानी कि फ्लूइड के ऊपर जो है जो मैट्रिक्स मौजूद है उसमें मौजूद होते हैं। अच्छा, तो कभी कभार ऐसा होता है ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ये क्या करते हैं कि कभी कभी इस मैट्रिक्स के अंदर आ जाते हैं, ताकि ये ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये इमेच्योर होते हैं। जब ये इस मैट्रिक्स के अंदर आते हैं तो ये मैच्योर होकर क्या बना देते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बना देते हैं। ठीक है, क्या बना देते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बना देते हैं। अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं बारी बारी इन सेल्स को कि ये सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट की बात की, जिनका ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा था, मीजनकाइमल स्टेम सेल से, और इनका ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा था, मेसोडर्म से हो रहा था। मीजनकाइमल सेल क्या बना रहे थे, प्री ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है वो बना रहे थे। तो ऑस्टियोब्लास्ट को पढ़ते हैं, मोनोन्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है, मोनोन्यूक्लिएट होंगे क्योंकि इनका इतना ज्यादा जो है इतना हैवी फंक्शन नहीं है, इनका पूरी बॉडी जो है वो कंट्रोल ना कर सके। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी चीज आपको बताता हूँ कि ये आपके पास सेल है, तो अगर इसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है, ये मैं आंसर बता रहा हूँ आपको इस चीज के, वाई सेल्स हैव मेनी न्यूक्लियस इन सम केसेस। ठीक है, कुछ केसेस में सेल के अंदर काफी ज्यादा न्यूक्लियस नहीं मौजूद होते हैं, तो उसकी वजह क्या है, एक सेल आपके पास ये है और दूसरा सेल में आपके पास ये बना रहा हूँ, और इसमें मैं 2 न्यूक्लियाई डाल देता हूँ। ठीक है, चलो 3 कर देते हैं, 4 कर देते, जितने मर्जी। अच्छा, अब मसला ये है कि यहाँ पे एक से न्यूक्लियस मौजूद है और इधर 4 क्यों मौजूद है। ठीक है, 1 और 4 इन दोनों में फर्क क्या है। तो यहाँ पे जो एक न्यूक्लियस मौजूद है उसकी खासियत ये है कि वो सारे के सारे सेल की एक्टिविटी को खुद अकेला कंट्रोल कर सकता है, यानी कि इसके अंदर इतना जेनेटिक मटेरियल मौजूद है कि सारी की सारी सेल एक्टिविटी को अकेला जो है वो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये जो सेल है, क्योंकि इस सेल की एक्टिविटी काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा जो है वो डिटेल प्रोसेस है, या जो है
काफी हैवी काम कर रहा है, तब इसके जो न्यूक्लियस हैं वो उनकी तादाद बढ़ा दी जाएगी ताकि हर न्यूक्लियस जो है एक स्पेसिफिक कंडीशन को कंट्रोल करे और काम जो है वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो मोनोन्यूक्लिएट होते हैं। आगे आप पढ़ेंगे जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं वो पॉलीन्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो मोनोन्यूक्लिएट हैं, इमैच्योर बोन सेल हैं। ठीक है, इमैच्योर बोन सेल हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो बोन सेल हैं वो अभी तक जो बोन के अंदर आपको मिलेंगे ये वो नहीं है, उसकी पहली की स्टेज है। ठीक है, और तो इनका काम क्या है कि ये मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं, और कौन सी मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं? टाइप 1 कोलेजन। टाइप 1 कोलेजन, इसके अंदर आपको कोलेजन फाइबर्स वगैरह मिलेंगे जो कि एक प्रोटीन होती है। ठीक है, तो यानी कि ये देखें, ये साइडों पर जो आपको सेल दिख रहे हैं ये वाले, तो ये अंदर से क्या सिक्रीट कर रहे हैं? ये मैट्रिक्स रिलीज कर रहे हैं जिसके अंदर आपको टाइप 1 कोलेजन जो है वो मिलेगा। टाइप 1 कोलेजन आपकी ब्लड वेसल्स भी बनाता है, आपके बोन सेल भी बना, बोन्स भी जो है वो उसके अंदर भी आपको टाइप 1 कोलेजन मिलेगी। और अमूमन जो ब्रेस्ट कैंसर होती है उसके इलाज में भी जो है टाइप 1 कोलेजन का एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसको कहते हैं टाइप 1 कोलेजन। ठीक है, इसके ऊपर लेटेस्ट जो स्टडी है वो की जा रही है। अच्छा, तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो हैं उनका काम क्या है कि ये बोन को मिनरलाइज करें, जो मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या डालें? इनऑर्गेनिक मटेरियल डालते जाएंगे। ठीक है, ये इनका काम है। जो बोन के अंदर मिनरल्स आपको मिलेंगे वो किसका काम है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का काम है। जितने भी मिनरल्स आपको बोन के अंदर मिलेंगे, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स के अंदर जो मिनरल्स आपको मिलेंगे वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है वो डालते होंगे। ठीक है, और कभी कभार जैसे कि मैंने कहा कि ये सेल्स बाउंड्री के ऊपर मौजूद होते हैं और इवेंचुअली ये मूव करके सेल साइटोप्लाज्म, ये बोन के इंटरनल जो है उसका स्ट्रक्चर है वहां पे आ जाते हैं, मैट्रिक्स के अंदर आ जाते हैं और क्या हो जाते हैं? और मेच्योर ओस्टियोसाइट सेल जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, ओस्टियोसाइट सेल जो है वो बन जाते हैं। तो अब हम ओस्टियोसाइट सेल देखते हैं जिनको बोन सेल भी कहते हैं। तो ये मेच्योर हैं, यानी कि ओस्टियोब्लास्ट सेल जो थे वो इमेच्योर थे, और ये जो ओस्टियोसाइट्स हैं ये क्या है? मेच्योर बोन सेल है। अब ये जो क्या करेंगे कि ये अपना फंक्शन जो था, यानी कि इनका पुराना फंक्शन जो था मिनरलाइजेशन, वो ये खत्म कर देंगे, यानी कि मिनरल्स वगैरह के एडिशन टू द मैट्रिक्स ये चीज हो जाएगी। ये जो है अपना ये वाला फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं करेंगे। अब ये जो है एक नया फंक्शन परफॉर्म करेंगे। मेच्योर होना और इमेच्योर होने में थोड़ा सा फर्क जो है वो आपको देखेगा कि इनमें क्या है कि एक तो एक्सटेंशन, काफी ज्यादा एक्सटेंशन मौजूद होंगी, और एक्सटेंशन किस लिए जो होगी कि बाकी जो सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स आ गए, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आ गए, उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए जो है एक्सटेंशंस मौजूद होंगी। ठीक है, ये बायोकेमिकल्स आपस में कम्युनिकेशन भी करते हैं सेल्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इनकी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड कैल्शियम। बोन और उसके अंदर जो कैल्शियम मौजूद है उसको मेंटेन रखना। ठीक है, उसको मेंटेन रखना, और साथ में जो स्ट्रेस और मैकेनिकल लोड आ रहा है उसको रेगुलेट करना। ठीक है, यानी कि आपके बोन का जो मेन फंक्शन है वो ऑस्टियोसाइट सेल्स जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके बोन के अंदर जो कैल्शियम लेवल है उसको भी जहन के अंदर उसको भी जो है एक किस्म का मेंटेन कर रहे होते हैं, और साथ में क्या है कि रेगुलेट दी मैकेनिकल लोड। ठीक है, स्ट्रेस एंड जो आपकी बॉडी के ऊपर लोड वगैरह आ रहा होता है उसको भी रेगुलेट कर रहे होते हैं। हाँ, क्यों रेगुलेशन से क्या मुराद है कि ये रीशेप हो रहे होते हैं, यानी कि कभी कभार ऑस्टियोसाइट मर भी सकते हैं, फिर से जो है ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट बना देंगे। यानी कि ये एक बोन जो है वो डायनेमिक स्टेट में होती है, कभी भी जो है कांस्टेंट स्टेट में आपको नहीं मिलेगी। अगर ये कांस्टेंट होती तो आपकी बोन जो है वो कभी रिकवर ना हो, कभी जो है आपके जॉइंट जो है वो जोड़ ना जाते। ठीक है, तो ये हमेशा जो है डायनेमिक स्टेज के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट है जी ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ये जो है साइज में बड़े होंगे, साइज में बड़े होंगे, और इनका काम जो है रिजॉर्प्शन है। रिजॉर्प्शन क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले हम एक बात को क्लियर करेंगे कि रिजॉर्प्शन जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बड़ा काम है एज कम्पेयर टू रिमेनिंग टू, यानी कि बाकी जो काम कर रहे थे बाकी दो, और उनसे ज्यादा जो मुश्किल काम है वो है रिजॉर्प्शन। और रिजॉर्प्शन में क्या है कि जो सेल डेड वगैरह हो गए हैं, ठीक है, जो सेल डेड वगैरह हो गए हैं बोन के अंदर, उनको ये एज ए फेगोसाइटिक मैकेनिज्म के तौर पर ये खा लेगा। ठीक है, इनको ज़ाया कर देगा, उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, उनके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है और मिनरलाइज मैट्रिक्स है उसको रिमूव करके बाहर निकाल देगा।
तो तब भी इनका साइज जो है वो बड़ा होता है, ठीक है, ताकि वो फेगोसाइटिक एक्टिविटी जो है परफॉर्म कर सके। अब यहाँ पे बात आ गई कि मल्टी न्यूक्लिएटेड इसलिए है कि इनके अंदर जो है न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह क्या है कि रिजॉल्यूशन के काम को परफेक्शन से करने के लिए, क्योंकि ये इतना लाइट काम नहीं है, तो क्या है कि इंतहाई परफेक्शन से करने के लिए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद हैं। इसकी सिर्फ एक यही जो है वो साइंटिफिक रीज़न है कि क्या है कि रिजॉल्यूशन के काम जो उनका फंक्शन है उसको इंतहाई प्रिसाइज तरीके से करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि बोन टिश्यूज जो है उनको रिमूव करते हैं जो कि डेड हो गए थे, और उनमें से जो है मिनरलाइजेशन जो है मैट्रिक्स में से निकाल लेते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो तोड़ देते हैं, यानी कि बोन डी फार्मिंग सेल है। ऑस्टियोब्लास्ट जो थे वो बोन फार्मिंग सेल थे, और ऑस्टियोक्लास्ट जो है बोन ईटिंग सेल है, ठीक है। अब हम कंपोजिशन ऑफ बोन की बात करते हैं कि आपकी बोन जो है वो बनी हुई किस चीज़ की होती है, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि आपकी बोन के अंदर और कार्टिलेज में क्या फ़र्क होता है, और बोन किस तरह एडवांस स्टेज है कार्टिलेज की, यानी कि दोनों एक ही रास्ते में है, लेकिन मंजिलों का फ़र्क है। दोनों की जो पहली और आखिरी स्टेज है दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो बोन जो है एक डायनामिक टिश्यू, मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा रीशेप होती रहती है। सेल्स जो है वो क्या होते हैं, जो बोन ईटिंग सेल हैं वो बोन को खाते रहते हैं, और बोन फार्मिंग सेल जो है वो बोन बनाते रहते हैं, ठीक है। और साथ में जो ऑस्टियो साइड्स हैं वो बोन का फंक्शन जो है बरकरार रखते रहते हैं। तो इसी तरह बोन जो है हमेशा डायनेमिक स्टेज के अंदर रहती है। जो सेल्स हैं वो कैल्सिफाइड मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सेल्स को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम उनको पहले ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सेल को हमने अंदर डिस्कस नहीं करना, जस्ट हम जो है कैल्सिफाइड मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। कैल्सिफाइड मतलब जिसमें कैल्शियम आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स के अंदर बोन के मैट्रिक्स के अंदर आपको 30% जो है क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा, और 70% जो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिलेगी। अच्छा, इनकी जो ये जो वैल्यूज हैं, ये जो आपको 30% और 70% मिल रही हैं, ये बहुत ज्यादा वेरिएबल आपको मिलेगी। आप इंटरनेट के ऊपर स्टडी करेंगे कहीं पे आपको इनऑर्गेनिक सॉल्ट 90% तक जो है मिलेगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, लेकिन ये है कि ज्यादा अमाउंट में इनऑर्गेनिक सॉल्ट मौजूद है और कम अमाउंट में जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, जो ज्यादा अमाउंट में आपको मिलेगा कोलेजन ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर, वो है कोलेजन फाइबर, जिसकी अमाउंट 90% तक होती है। ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ बोन, ठीक है। और साथ में ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह जो है वो मौजूद होंगी। जो मेन चीज है इनऑर्गेनिक साल्ट, जो कि 70% से 90% तक आपकी बोन के अंदर मौजूद होता है, उसके अंदर क्या है कि आपको हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है वो मिलेगा। ये वाली नीडल लाइक क्रिस्टल जो है आपको ये मिलेगी, जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है। ये बोन का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है, जिसके अंदर आपको तकरीबन तकरीबन हर आयन जो है वो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कैल्शियम फास्फेट आयन मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको जो कैल्शियम फास्फेट आयन है वो मिलेंगे, सोडियम आयन मिलेंगे, मैग्नीशियम, पोटाशियम और बाकी कई सारे ऐसे आयन है जो आपको इसी एक क्रिस्टल के अंदर मिल जाएंगे। तो ये जो है अनऑर्गेनिक साल्ट इसी चीज़ का बना होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट का, और इसी के अंदर आपको ये सारे के सारे जो अनऑर्गेनिक मटेरियल हैं वो इसी के अंदर मिलेंगे। और ये नीडल लाइक क्रिस्टल होती है जो आपकी बोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है मौजूद होती है। अब हम बात करते हैं कि आपके बोन के अंदर कैल्शियम और फास्फेट का लेवल, ठीक है। बोन के अंदर कैल्शियम और फास्फेट के लेवल आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड और उसका जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है, और उसके साथ जो है कैल्सिटोनिन। अब पैराथॉर्मोन हार्मोन क्या करता है कि आपके ब्लड का कैल्शियम लेवल ज़्यादा करता है, जबकि कैल्सिटोनिन आपके जो कि बोन का कैल्शियम लेवल है वो ज़्यादा करता है, यानी कि दोनों एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। एक ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा है, दूसरा ब्लड का कैल्शियम लेवल जो है वो कम कर रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम का लेवल जो है ब्लड के अंदर, अगर फॉर एग्जाम्पल हम दो चीज़ें ड्रा करते हैं, 65 एंड 35 जो रेशो गिवन है, एंड देन 70 एंड 30 क्लियर। तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये वेरिएबल है, कहीं आपको जो है वो कांस्टेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, यानी कि कहीं भी आपको, मैंने पहले भी कहा है कि जो
इनऑर्गेनिक साल्ट है वो कहीं भी आपको 90% लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। कहीं भी आपको जो है वो 90% मिलेगा, कहीं भी आपको जो है वो 70% मिलेगा। और ऊपर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे देखिए 65 लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। अब आगे ही मैंने उसी आपकी किताब में से लिखा है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि 70% कर दिया, जबकि रात को जो मैं इंटरनेट से स्टडी कर रहा था तो वहाँ पे 90% साल्ट लिखा हुआ था। तो ये वेरिएबल है, यानी कि ये जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर आप BS के अंदर जाते हैं और वहाँ पे आप पढ़ते हैं, अगर आपको मौका मिला केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है आपका एक्सपेरिमेंट। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपको MCQs में से पूछते हैं कि ये जो इनऑर्गेनिक साल्ट है वो कितनी अमाउंट में मौजूद है, तो जो सबसे ज्यादा अमाउंट मौजूद होगी आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। वो इतना क्लोज रिलेशन नहीं देंगे कि 65, 70, 80, 80, 90 ये कर देंगे तो वो MCQs गलत बना रहे हैं, ठीक है। आप उनके ऊपर टारगेट कर सकते हैं। जब आप MCQs बना रहे होते हैं, जब आपका यानी कि आपकी, जी मैं वही बता रहा हूँ, जब आप MCQs बना, मैंने खुद जो है वो क्वेश्चनर डिजाइन किया है। अच्छा 10 मिनट बाद आपकी मीटिंग जो है एंड हो जाएगी, फिर मैंने एक लेके जो है वो भेजूंगा। अच्छा जो मैं बात कर रहा था इसकी MCQs की, तो MCQs डिजाइन करने का स्पेसिफिक तरीका होता है, और उसका सबसे पहला रूल ये होता है कि आपके MCQs में से कभी भी 2 सही आंसर नहीं होने चाहिए, ठीक है। कभी भी 2 सही आंसर नहीं होने चाहिए। और अगर वो ऑप्शन देते हैं 65, 70, 75, 80, तो इसका मतलब है कि वो उनका MCQs ही गलत है, ठीक है। तो वो ऐसा कभी भी MCQs नहीं बनाएंगे, मेरे अंदाजे के मुताबिक तो नहीं बनाएंगे। ये सबसे पहला रूल होता है MCQs बनाने का, ठीक है। सबसे पहला रूल होता है। और अगर आप को अगर इस मामले में पूछ लेते हैं आपसे MCQs, तो आपने सबसे ज्यादा वाले पर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि वो जो है सही रेशो होगी। क्योंकि बोन के अंदर जो सबसे ज्यादा मौजूद है वो इनऑर्गेनिक साल्ट मौजूद होता है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो जो आपको जो सबसे ज्यादा मिलेगा आपने उसके ऊपर टिक करना है। क्योंकि अगर सही क्वेश्चन बनाए तो आप क्वेश्चन वो कह सकते हैं कि 30%, 35%, एंड देन वो अगर 40%, और आखिर में मोर देन 60% का एक ऑप्शन आपको देंगे, तो सही तरीका है, ठीक है। अगर इसके बाद अगर वो कोई इस तरह का MCQs बनाते हैं तो याद रखिएगा कि वो MCQs गलत है। ये मैं पहले कह रहा हूँ कि आपको जो पिछला टेस्ट हुआ था उसमें से 2-3 MCQs मेरे गलत थे। वो एक कोई कुछ वजह थी जिसकी वजह से, टेंशन की वजह से मैंने वो MCQ थोड़े गलत कर दिए थे, लेकिन मैंने कह दिया कि वो मैंने गलत किए थे क्योंकि वो आउट ऑफ रूल थे, वो रूल के मुताबिक नहीं थे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे ब्लड और बोन की। तो मैं आपके सामने यहाँ पे बना रहा हूँ, हाँ ये ब्लड वेसल आ गई और ये आपके पास बोन आ गई। तो जो कैल्शियम लेवल है, कैल्शियम आ रही है बाहर से, ठीक है, कैल्शियम और फास्फेट जो भी है, लेकिन अभी जस्ट हम कैल्शियम को पढ़ रहे हैं। तो कैल्शियम बाहर से आ रही है, लेकिन अब ये वो यहाँ पे आएगी या यहाँ पे आएगी, ठीक है। यानी कि वो यहाँ और यहाँ के ब्लड में से बोन को और बोन में से ब्लड को, दोनों के अंदर ट्रांसफर होती रहती है। और ये कौन कंट्रोल कर रहे होते हैं? पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन जो है। कैल्सिटोनिन आपको थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स हैं उनके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। फोलिकुलर सेल जो है उनके अंदर आपको मिलेगा। और जो पैराथायराइड हार्मोन है ये पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों का काम क्या है कि कैल्शियम लेवल को जो है ब्लड और बोन के अंदर कंट्रोल करना है, ठीक है। अच्छा अब हम जो है दोनों की कंपोजिशन देखते हैं, कार्टिलेज और बोन की, इनमें मेन डिफरेंस आपको क्या मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे मेच्योर सेल्स हैं जो बोन के अंदर, उनका नाम ऑस्टियोसाइट्स है, ठीक है। और जो कार्टिलेज के अंदर आपको मेच्योर सेल मिलेंगे वो क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। ऑस्टियोसाइट बोन के अंदर और कार्टिलेज के अंदर आपको क्या मिलेगा? कॉन्ड्रोसाइट्स मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह बोन का मैट्रिक्स जो है वो टाइप 1 कोलेजन का बना होता है, ठीक है। जो बोन का मैट्रिक्स है वो किस मैट्रिक्स का बना होता है? टाइप 1 कोलेजन का। और कार्टिलेज जो है उनका जो मैट्रिक्स है वो टाइप 2 कोलेजन का बना होता है, ठीक है। तो ये दूसरा बड़ा डिफरेंस आ गया। तीसरा बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि इनऑर्गेनिक कैल्शियम साल्ट वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं, जबकि इन जो कार्टिलेज के अंदर आपको इस किस्म का कोई भी साल्ट जो है मौजूद नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉन्स्टेंटली रीशेप करती रहती है आपकी बोन,
जबकि कार्टिलेज जो है इसमें कोई रीशेपिंग प्रोसेस नहीं होता, वो जो कार्नोसाइट बने हुए हैं वही होंगे, ठीक है। यानी कि ग्रोथ कर सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि आपका कान जो छोटे बचपन में छोटा था तो अब बड़ा होगा भी वैसे ही छोटा होगा, लेकिन ये है उनका मैट्रिक्स जो है वो ग्रो कर सकता है, लेकिन रीशेपिंग प्रोसेस जो है उनके अंदर नहीं होगा, ठीक है, यानी कि डायनेमिक स्टेज में आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद है जी रिच ब्लड सप्लाई। कि ब्लड सप्लाई जो है बोन के अंदर आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, लेकिन कार्टिलेज के अंदर नो ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि जस्ट वो क्या करेंगे, डिफ्यूजन के प्रोसेस से अपनी जो उनकी जरूरियात हैं वो पूरी करेंगे, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस आ गया कार्टिलेज के अंदर और बोन के अंदर। इनका सबसे ज्यादा आसान रखने का तरीका क्या है कि बोन इज द इनिशियल स्टेज ऑफ, सॉरी, कार्टिलेज इज द इनिशियल स्टेज ऑफ बोन, जो कि लेटर ऑन चेंज होके किस में कन्वर्ट हो गई बोन के अंदर। ये मैं एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, एनिमल से एनिमल की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है कार्टिलेजियस फिशेज मिलेगी, सबसे पहले आपको हाइड्रोस्केलेटन मिलेगा, देन मूव ऑन करते हैं तो वहां पे आपको कार्टिलेजियस फिशेज मिलेगी, उसके बाद आपको बोनी स्केलेटन वाली जो है फिशेज भी मिलेगी, देन जो है एम्फीबियंस और आगे आगे करते करते रेप्टाइल्स, ये सारी चीजें जो है वो बनती गई, ठीक है। तो इब्तिदा आपकी जो है वो कार्टिलेज से हुई है, ठीक है। अब आपको पढ़ते हैं जी मेन डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, कि आपका जो स्केलेटन है, ये तो हमने पढ़ लिया कि आपका स्केलेटन बना हुआ किस चीज से होता है, जो बोन है वो क्या होती है, बोन के अंदर सेल्स कौन से मौजूद हैं, इसी तरह जो कार्टिलेज है वो किन किन चीजों का बना होता है। कार्टिलेज के अंदर आपको ऑर्गेनिक साल्ट जो है, सॉरी इनऑर्गेनिक साल्ट, यहाँ पे ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, इनऑर्गेनिक साल्ट जो है वो कार्टिलेज के अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है। जी जी, ये इनऑर्गेनिक है, मैंने ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, आपको कोई इनऑर्गेनिक साल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप एक मिस्टेक हो गई है कि नो इनऑर्गेनिक साल्ट जो है आपको नहीं मिलेगा कार्टिलेज के अंदर, ठीक है। तो ये बाय मिस्टेकनली लिखा गया। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे मेन डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। आपका जो स्केलेटन है आप उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाई यू डिवाइड थिंग्स व्हाइल स्टडीइंग, कि आप चीज़ों को क्लासीफाई क्यों करते हैं जब आप कुछ पढ़ते हैं तो। फॉर एग्जांपल आप देखें, आपने किंगडम्स बनाया, आपने फाइलम्स बनाए, आपने फैमिली ऑर्डर जीनस, ये सारे के सारे आप अपनी चीज़ें बनाई, फिर आपने अपने स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड किया, आपने अपनी बॉडी फिजियोलॉजी को डिवाइड किया। तो इस डिवीजन का मकसद क्या होता है, कोई बता सकता है कि व्हाई यू क्लासीफाई थिंग्स इन योर स्टडीज। कोई बता सकता है कि हम चीज़ों को क्लासीफाई क्यों करते हैं जब हम कुछ पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए आपने ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को क्लासीफाई कर दिया, डिवीजन कर दी उसकी, एग्जैक्टली आपकी स्टडी जो है वो इजी हो जाएगी, यानी कि आप मिक्सअप नहीं करेंगे चीज़ों को, यानी कि आपने जैसे एक चीज़ पढ़ ली, आप उसको साइड के ऊपर कर देंगे, दूसरी चीज़ को पढ़ेंगे उसको साइड पे कर देंगे, जब आप ऊपर लेवल के ऊपर जाएंगे तो दोनों ऊपरी ऊपरी नज़र से जो है वो सरसरी जहाज जैसे कहते हैं उससे देखकर आसानी के साथ समझ लेंगे। तो ये डिवीजन का तो सबसे ज्यादा मेन फायदा ये होता है कि आपकी स्टडी जो है वो इजी हो जाती है, आप में कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहती। यानी कि अगर हम बात करें, देखिए तकरीबन आज से 500 से 600 साल पहले जो स्टडी होती थी उसमें जो मास्टर लेवल तक लोग आते थे वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और इस्लामियात हो गई, ठीक है, जैसे दीनियात हो गई, तो इन सब के अंदर इक्वल होते थे सारे के सारे। फिर उसके बाद कोई स्पेशलाइजेशन कर जाता था, कोई जो है वो एस्ट्रोनॉमर बन जाता था, कोई जो है वो फिजियोलॉजिस्ट बन जाता था, वो डिपेंड करता था, लेकिन मास्टर लेवल तक वो एक जैसे थे। लेकिन यूं यूं अब आपके पास नॉलेज ज्यादा होता गया तो आपने क्या किया, मजीद डिवीजन बनाना शुरू कर दी ताकि आपके पास उस नॉलेज के अंदर जो है वो एक स्पेसिफिक लोग मिले, बाकी जो कि कंफ्यूज ना हो किसी दूसरे नॉलेज के साथ। तो हम इसलिए डिवीजन जो है करते ताकि स्टडी जो है वो इजी हो जाए और हम ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ सकें। तो मैंने आपको पहले कहा है कि जब आपकी बर्थ होती है, जो ह्यूमन बेबी है उसकी बर्थ होती है, तो बर्थ से पहले उसकी जो बोन्स हैं वो क्या होती हैं, कार्टिलेजनस होती हैं, लेकिन करते करते एट द टाइम ऑफ बर्थ वो बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन तब तक उनकी बोन की तादाद कितनी होती है, ऑल अबाउट 350, ठीक है, 300 से ज्यादा, यानी कि 350 कंफर्म ना करें, मैं वैसे बता रहा हूँ, आपके बुक के अंदर लिखा था इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन आप कहते हैं कि मोर देन 300 जो है वो आपको बोन्स जो है वो मिलेगी बेबी में, ठीक है, बच्चों में जो है जब पैदा होते हैं तो उस वक्त उनकी उनमें हड्डियों की तादाद 350 तक होती है, यानी कि 300 से ज्यादा होती है। और जब अडल्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते वो आपस में फ्यूज होती हैं, ठीक है, कुछ मिनरल वगैरह की एडिशन वगैरह होती है और ये सारा प्रोसेस वगैरह जब उनके प्रेशर वगैरह चलता है तो करते करते अडल्ट स्टेज में जाके 206 हड्डियां जो हैं वो बच जाती हैं।
यानी कि जब आपकी पैदाइश होती है तब आप में हड्डियों की तादाद कितनी होती है, मोर देन 300, और जब आप अडल्ट स्टेज को पहुंचते हैं तो आपकी हड्डियों की तादाद जस्ट 206 रह जाती है। ठीक है, अब आप इन 206 हड्डियों को दो बड़ी डिवीजन में डिवाइड करते हैं। एक है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन है वो आपका मेन फ्रेम है जो बाकी चीजों को जोड़ के रखता है। ठीक है, तो वो आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, मैं अगर इसको इस तरह से ड्रा कर दूं तो ये जो है आपका आ गया एक्सियल स्केलेटन, जिसमें आपकी स्कल आ गई, आपकी वर्टिब्री आ गई और रिब्स आ गई। ये आती है एक्सियल स्केलेटन के अंदर। अब इसके साथ जो आपको साइडों पर बाजू वगैरह मिल रहे हैं, जो कुछ ऊपर नीचे पाँव वगैरह मिल रहे हैं, वो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि पेक्टोरल गर्डर, यानी कि वो क्लेविकल्स, बोन वगैरह जो है वो सारी आपको यहाँ पे